नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हमारे पास एक ऐसी समीक्षा है दोस्तों जो पांव के तले से जमीन खिसका देगी उन लुटेरों के। और मैं लुटेरे शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से लोग हैं, उनमें सभी लोग नहीं है, बहुत से लोग हैं जो चिकित्सा के नाम पर लूट मचाते हैं। और ऐसे लोगों, हालांकि कमीशन है, चाहे आप किराना की दुकान देखें या फिर आप किसी भी व्यवसाय को लीजिए, अपना कमीशन, अपना मार्जिन रखने के लिए ही वो दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन अगर उसी दुकान में 3 गुने, 4 गुने या 10 गुने या 50 गुने या सारे गुना भाग फेल हो जाए, इतना मार्जिन लेकर 1 रुपए की चीज आपको 200-300 रुपए में दे, इतना मार्जिन लेने को हम लूट बोल रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी चीजों का आज पर्दाफाश करने जा रहे हैं और आज हम आसपास की बड़ी खबरें आपको जल्दी बताएंगे। उसके बाद में यह समीक्षा करेंगे। दोस्तों, गौर से, ध्यान से आप इस समीक्षा को सुनिएगा और खुद आप निर्णय कीजिएगा कि हमने जो कहा है वो सही है या फिर आपका नजरिया सही है, हमारा नजरिया सही नहीं है। दोस्तों, इसको लेकर शुरुआत करते हैं पहले सबसे जरूरी खबरों की। तो दोस्तों, भाजपा की बहुत बड़ी खबर आ रही है। भाजपा लगभग 15 दिसंबर तक पूरे जिले में तो अपने सारे के सारे मंडल अध्यक्ष है वो बना लेगी और इस दिसंबर माह तक, अंत तक, 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक वो अपने जिलाध्यक्षों को भी बनाने का प्रयास कर रही है और जिलाध्यक्ष भी नए बन जाएंगे। तो कुल मिला के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया भाजपा में तेजी के साथ शुरू हुई है और बैठकों का दौर जारी है। कई नाम जिला के अध्यक्ष के पद की दौड़ में है बीजेपी के। और अगर नगर मंडल की बात करें तो नौर, भादरा और जितने भी हनुमानगढ़ जिले में ये विधानसभा आती है, उन सभी में जो 5-5 मंडल बनाए गए हैं उनके नामों की चर्चा भी व्यापक स्तर पर हो रही है। और ऐसे में अगर भादरा की बात करें तो भादरा में भी बैठकों का दौर जारी है। किसका नाम आएगा, कौन से मंडल का अध्यक्ष बनता है, ये तो बड़ी पेचीदा है क्योंकि बहुत से नाम होते हैं। इसमें सिफारिशें भी चलती है और विधायक संजीव बेनीवाल इसमें भादरा क्षेत्र में तो प्रमुख भूमिका निभाने वाले, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये संगठन के चुनाव है, लेकिन संगठन को भी क्षेत्रीय नेता के साथ या विधायक के साथ बराबर एक प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की भी चलती है, उनकी भी बातों को तवज्जो संगठन में मिलती है। देखते हैं कौन बनता है। हम बात करेंगे दोस्तों जिलाध्यक्ष की। जिलाध्यक्ष के पद में कौन नाम जो है वो दावेदार है। अब भादरा से अगर बात करें तो भादरा से भी एक नाम है अनूप सिंह शेखावत का, जो कि वर्तमान में भाजपा के जिला कार्यकारिणी में है। आप जिला उपाध्यक्ष है, लेकिन उनका नाम कई एंगल से देखा जाए तो जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल है। इसके अलावा अगर नाम देखें तो वर्तमान में देवेंद्र पारिक जिला अध्यक्ष है, तो देवेंद्र पारिक को भी रिपीट भी किया जा सकता है। और इसके अलावा सुशील जोशी हनुमानगढ़ से, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, उनका नाम भी है। और अगर बात करें नौर की तो नौर कस्बा भी, इसमें रामकृष्ण बाकर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और काशीराम गोदारा जो पूर्व में भी बन चुके हैं, दोनों ही बन चुके हैं, तो इन दोनों के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा बात करें, कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी दोस्तों। अगर 2-3 दिन पहले की माने तो कांग्रेस 27 ब्लॉक अध्यक्ष अपने बना चुकी है और भादरा का ब्लॉक अध्यक्ष अजय ढील को बनाया गया है रामगढ़ से। तो भादरा का ब्लॉक अध्यक्ष शहर का बनाया गया, अभी ग्रामीण क्षेत्र का ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कांग्रेस 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाती है। तो देखने वाली बात है, अभी कांग्रेस भी इसी जोड़ तोड़ में है। कांग्रेस में भी संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं और भाजपा में तो राष्ट्रीय स्तर तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के भी चुनाव होंगे। तो बात करें कांग्रेस की तो पिलानी से विनोद काजला को और चिड़ावा से संजय सैनी को, राजगढ़ से, रेणी से शिव सहाय मीणा को बनाया गया है और भादरा से मैंने बताया आपको अजय ढील को कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ ही बात करें बार संघ के चुनाव की तो 13 दिसंबर को बार संघ के चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं और भादरा में भी इसको लेकर
जोरदार कवायद चली है। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी नाम तय नहीं है। आज से नामांकन प्रारंभ है, कल आपको विस्तार से इसकी न्यूज मैं बता पाऊंगा। इसके अलावा विराण का बेटा सेना में ऑफिसर के पद पर पहुंचा है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये, और विराण के उस बेटे को साफ संदेश भारत की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दे रहे हैं। और कपिल जांगड़ा नाम है उनका, पुत्र दीवान जांगड़ा और माता स्वर्गीय कमला देवी जांगड़ा, जो कि उनकी माता बहुत ही कम उम्र में ही एक्सपायर हो गई थी। वो बहुत छोटे थे कपिल, और बहुत ज्यादा मेहनत की कपिल जांगड़ा ने। 4 बहनें हैं उनकी, और इसी मेहनत का आज परिणाम है कि वो लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे हैं। इसका श्रेय वो देते हैं अपनी पत्नी अन्नू जांगड़ा को भी, और कर्नल है उनके महेंद्र पाल सिंह, उनको भी देते हैं। माता पिता सहित अध्यापक को, वो सभी को इसका श्रेय देते हैं। और युवाओं को हमेशा एक बात बोलते हैं कि नशे से दूर रहो, खुद अपनी सेहत का ख्याल रखो, और पूरे परिवार को और समाज को बड़ा शुद्ध विशुद्ध वातावरण दो, और आप आगे बढ़ो, देश की सेवा करो। तो युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा कपिल जांगड़ा देते हैं। इसके साथ ही एक बार पुनः कपिल जांगड़ा को साफ संदेश भारत की तरफ से साधुवाद। और इसके अलावा 5 दिसंबर को दोस्तों आपने देखा होगा, गोगामेडी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसकी चर्चा आज भी क्षेत्र में हो रही है कि क्या शीला शेखावत चुनाव लड़ेगी। इतना बड़ा, हजारों की तादाद में भीड़ थी। तो शक्ति प्रदर्शन के रूप में चर्चाएं हमने सुनी। ये कोई शक्ति प्रदर्शन हालांकि नहीं था, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी का प्रथम पुण्यतिथि दिवस था, और इसी के अवसर पर एक भव्य अष्ट धातु से बनी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था। और इस अनावरण कार्यक्रम में राज्य मंत्री राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे, और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण भी पहुंचे थे। इसके अलावा बादरा के विधायक, राजगढ़ के विधायक आदि अनेकों ऐसे बड़े बड़े नेता पहुंचे। संजीव बेनीवाल पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे। इसके अलावा स्मारक बनाने की गोगामेडी में मांग की गई सभी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोगों द्वारा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 15-16 से अधिक राज्यों के अध्यक्ष पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के। तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 20-22 प्रदेशों से अधिक प्रदेशों में सुखदेव सिंह शेखावत ने ये बड़ा संगठन खड़ा किया था। और इसके अलावा बहुत बड़ी भीड़ हुई, कई विधायक भी पहुंचे। उनकी पूरी सूची हमारे पास नहीं है, बताया जा रहा है 1-2 सांसद भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो कुल मिला के 5 दिसंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम बादरा क्षेत्र में हुआ था। आसपास की खबरों के बाद अब आते हैं दोस्तों मूल विषय पर, आज की समीक्षा पर। तो आज की समीक्षा है दोस्तों बादरा में चिकित्सीय ढांचा। हम आगे भी उसकी बात करेंगे, कितने चिकित्सक है, कहां कहां किस प्रकार सेवा दे रहे हैं, कितने अस्पताल बादरा में हो चुके हैं, और क्या बादरा अब पूर्ण चिकित्सा हब की ओर अग्रसर है। इसकी तो हम विस्तार से आगे समीक्षा करेंगे, लेकिन आज हम जो समीक्षा करने वाले हैं वो दोस्तों चिकित्सा में लूट को लेकर है। और बहुत जरूरी है, आम लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे दवाओं में लूट होती है, और कैसे आजकल दवाओं के रेट अब डॉक्टर तय कर रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। 2-3 दिन पहले एक स्टिंग इस प्रकार का भास्कर ने किया था, उसमें भी खुलासा हुआ था, और 6 कंपनियों के दफ्तरों पर स्टिंग करके ये बहुत बड़ा खुलासा भास्कर ने भी किया था। और ये भास्कर के स्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं हालांकि, लेकिन ये अगर बात करें तो पूरे देश में वर्षों से इन बातों को बल मिलता रहा है कि डॉक्टर के पास एमआर क्यों आते हैं। और भीड़ होने के बावजूद, कितनी भी भीड़ हो, लाइन लगी हो देखने वाले मरीजों की, लेकिन डॉक्टर्स उन सभी पेशेंटों को छोड़कर एक बार एमआर से जरूर मिलते हैं। वो मुलाकात 5 मिनट 10 मिनट की भी हो सकती है, वो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, या वो कुछ ही मिनट या सेकंड की भी हो सकती है। आखिर एमआर जो आते हैं कंपनी के, वो दवाओं के विषय में बात करने के लिए आते हैं, और बात का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये हमारी दवा है, आपको इसे बेचना है, लिखना है, आप अपनी
जो मरीजों को पर्ची लेकर आते हैं, मरीज 100 रुपए 200 रुपए की फीस देकर जो पर्ची उनको मिलती है और जिसके ऊपर डॉक्टर्स उनको चेक करके दवा लिखते हैं, उस पर्ची के ऊपर आपको हमारी इस दवा का नाम लिखना है। उसकी एवज में ये कहीं एक प्रकार से स्टिंग तो नहीं हुआ, और सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, उसकी एवज में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स उस एमआर से, उस कंपनी से एक बहुत बड़ा मुनाफा लेते हैं। वो मुनाफा क्या है, कितना परसेंटेज है, इसको लेकर सस्पेंस जरूर है, लेकिन लोगों में ये चीजें एकदम धारणा के रूप में है और ये पुख्ता जरूर नहीं है, लेकिन दोस्तों सभी को विश्वास है कि हाँ ये चल रहा है, ये खेल तो वर्षों से चल रहा है। अब मैं स्टिंग की 2-4 बातें आपको बता दूं कि स्टिंग में हालांकि 2-3 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में ये स्टिंग हुए हैं 6 कंपनी के दफ्तरों पर, पंचकुला, चंडीगढ़ आदि आदि शहरों में। तो दवा कंपनियों के ऑफिस में 50, एक ऑफिस में तो 50% एडवांस मांगा कि जो मर्जी आए आप दवा का जो है नाम रखिए, आप ये हमारी दवा है, आप उसमें अपना नाम रखें, अपनी कंपनी का नाम रखें और रेट तय भी आप ही करें। हमें ये चाहिए, 50% एडवांस देना होगा, और डिजाइन पत्ते का, कैप्सूल का, दवा का जो डब्बा होता है उसका डिजाइन, रेट, सब अधिकार आपका है, आप तय करें। तो एक पत्रकार जाता है, स्टिंग करता है और झूठा एक प्रकार से दवा कंपनी का या एक प्रकार से डॉक्टर या डी फार्मा या बी फार्मा बनकर वो जाता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दवा चाहिए, बड़ी तादाद में ये दवा चाहिए, तो कैसे मिलेगी, किस प्रकार से, मैं क्या रेट में, और डील करने के लिए जाता है और उसको ये ऑफर मिलते हैं 70 रुपए की एक सिर्फ खांसी की, 70 रुपए की, उसकी जो एमआरपी है 1000 रुपए। आप सोचकर अचंबा करेंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे, जमीन निकल जाएगी आपकी, आपके पांव तले, जब रेट आप सुनेंगे। 3 रुपए 80 पैसे की एक गोली 180 रुपए में बेचते हुए आप देखे जा सकते हैं। 38 रुपए की दवा 1200 रुपए प्रिंट में मिलती है मेडिकल स्टोरों पर। और लिखावट का क्या राज है, डॉक्टर की लिखावट आम लोग क्यों नहीं देख पाते, पढ़ पाते, मेडिकल स्टोर वाले कैसे ही पढ़ पाते हैं? ये क्या, क्यों शॉर्टकट ऐसे लिखा जाता है? इतने ज्यादा पढ़ाई के बावजूद क्यों इनकी राइटिंग जो है वो सुधार में नहीं आती? दोस्तों बहुत से शॉर्टकट शब्द भी होते हैं, आरएक्स मतलब उपचार, क्यू मतलब प्रत्येक, और क्यूडी मतलब प्रतिदिन। ये एक प्रकार से कई कोडवर्ड है जो पर्चियों में लिखे जाते हैं। और इसके अलावा QH हर घंटे, S के बिना, C के साथ, या फिर AC भोजन से पहले, PC भोजन के बाद, या फिर BID दिन में 2 बार, TID दिन में 3 बार, HS सोते समय, या PRN जरूरत के मुताबिक, आदि आदि ऐसे बहुत से ये कोडवर्ड जरूर जो चिकित्सक है वो याद रखते हैं और ये कोडवर्ड मानते हैं, ताकि वो आपको, आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर वाला कैसे बता देता है आपको ये दिन में 3 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, ये सुबह लेनी है, ये खाली पेट लेनी है, ये कैसे बता देते हैं? डॉक्टर्स तो आपको कुछ नहीं बताते, सिर्फ पर्ची में लिखते हैं, और पर्ची में भी क्या लिखते हैं पता ही नहीं। और उसके बावजूद मेडिकल स्टोर वाले पूरी की पूरी वो कथा कहानी जो है, एक पत्रकार जो पत्र को आकार देता है उस प्रकार से पूरा आकार देते हुए बता दी जाती है। आपको आश्चर्य होता है, आप तो उन्हीं को ही जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उन्हीं को ही पूर्ण डॉक्टर्स मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, सब एक कोडवर्ड का खेल है, ये एक बहुत बड़ा गेम है। और डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, होते भी हैं। डॉक्टर्स अंतिम समय तक मरीज को, पेशेंट को बचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए तो हम डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं। और बहुत से मौकों पर देखा है, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, सारे चिकित्सक ऐसे नहीं है जो हम जो बता रहे हैं उस पैमाने पर हो, लेकिन बहुत से, अधिकांशतः, मैं तो कहूंगा अधिकांशतः आजकल ऐसे चिकित्सक होने लगे हैं जो
पैसों को तवज्जो देते हैं, जो अपना एक प्रोफेशन बनाए हुए, अपना एक व्यवसाय बनाए हुए, आप सरकारी अस्पतालों में जाइए, बहुत कम ड्यूटी मिलेगी आपको सरकारी अस्पताल में, उससे ज्यादा कहीं ड्यूटी मिलेगी अपने पर्सनल क्वार्टर में, और वहां फीस ली जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से उनको छूट है कि आप अतिरिक्त समय जो अपना है वो आप पेशेंट को देखें, हमें क्या है, लेकिन आप जो चिकित्सा का समय है आपका सरकारी अस्पताल में, उस समय के ऊपर आप वहां मौजूद रहेंगे, ये बाध्यता है। लेकिन आपने देखा होगा अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं चिकित्सक, कहां मिलते हैं? अपने ऑफिस में, अपने क्वार्टर में, अपने क्वार्टर में। तो वहां जाकर अगर दिखाते हैं तो पैसे लगते हैं, लेकिन वहां भी बहुत से चिकित्सक अच्छे भी हैं, रात को भी उठ जाते हैं। बहुत से अस्पताल बने हैं भादरा में, आगे जिक्र करेंगे हम, रात्रिकालीन सेवाएं नहीं है, चाहे मरीज पेशेंट कितनी गंभीर परिस्थिति में हो, आप कितने दुखी हो, आप कैसे जैसे तैसे करके उसको लेकर गए हो अपने पेशेंट को, लेकिन वो चिकित्सक खड़े ही जवाब दे देता है, या उनका कोई वहां नर्सिंग कर्मी है या कोई उनका सेवक है, वो जवाब दे देता है कि नहीं डॉक्टर साहब तो है नहीं, या फिर डॉक्टर साहब तो सो रहे हैं। इस प्रकार की भी चीजें है अस्पतालों में, हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं आगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दवाओं के ऊपर, कैसे डॉक्टर आजकल दवाओं के दाम तय करते हैं, और राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें इसको लेकर क्या कर रही है, कैसे इन चीजों पर काबू पाया जाएगा, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो एम्स में जो डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों, कई राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, सभी में नहीं है ऐसी व्यवस्था, सभी में तो मैं बता रहा हूं ऐसी व्यवस्था है, साल्ट नहीं लिखा जाता, कंपनियों के नाम लिखे जाते हैं। बहुत से मौकों पर सरकार छूट भी देती है कि बहुत बढ़िया अच्छा कोई कंपनी का मार्को है तो उसको आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकांश से आप साल्ट लिखेंगे, लेकिन साल्ट जो है वो डॉक्टर नहीं लिखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या? एम्स में बात करें तो बहुत से एम्स है, उनमें जो है साल्ट लिखा जाता है। आम आदमी ये चीजें नहीं समझ पाता, और डॉक्टर्स कोडवर्ड में तो लिखते ही हैं। अफवाह फैलाई जाती है ज्यादातर मायनों में, हमने देखा है कि जेनेरिक दवाएं तो अच्छी नहीं है, या फला मेडिकल से लाए हैं आप, ये अच्छी नहीं है, ये दूसरी है। अगर दूसरे साल्ट की आपको मेडिकल स्टोर वाला दे देता है, चीज तो वही है, साल्ट तो वही है, काम तो वही करेगी, तो वो चिकित्सक जो है वो स्वीकार नहीं करते उस दवा को। वो अपनी कंपनी की दवा जिसको बेचने से उनको फायदा होता हो वही दवा अलाउ करेंगे, नहीं आप ये ले जाओ, ये सही नहीं है। अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे कभी कोई चिकित्सक, जो लेटर पेड है उसके ऊपर दवा लिखी जाती है, साफ साफ नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। बहुत से चिकित्सकों को आपने साफ साफ लिखते हुए भी देखा है। ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे, हम सभी को एक जैसे नहीं कह रहे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अंतर देखिएगा आप, साल्ट की और उसकी ओरिजिनलिटी की मैं बात कर रहा हूं। इसमें इसोमेप्रोजोल डीआर, या फिर एक और है लिवोसल्प्राइड ईआर, ये दो दवा है, कैप्सूल है, और दोनों ही 40 और 75 mg के हैं। दोस्तों आप अंतर समझिएगा, मैं इन दवाओं के आपको नाम बता रहा हूं। एक कैप्सूल 6 रुपए का मिलता है, कितने का मिलता है? 6 रुपए का। और इसी कैप्सूल को आप मेडिकल स्टोर से लेने जाओगे तो ये 29 रुपए का आपको मिलेगा, 23 रुपए का अंतर है। और वो 6 रुपए का आपको मिलेगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर, लेकिन मेडिकल स्टोर पर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 29 का। और ऐसा इतना ही नहीं है, 50% से लेकर विभिन्न दवाओं के 50% से लेकर 90% दाम आपको कम मिलेंगे जेनेरिक दवाई आप लेंगे तो। साल्ट वही होता है, साल्ट में कतई कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस साल्ट वही होता है। डॉक्टर्स कई बार ये बात भी बोलते हैं साल्ट कम डालते हैं उन जेनेरिक दवाओं में, कम ज्यादा नहीं होता साल्ट। हाँ, आपको प्रथम दृष्टया वो गोली या टेबलेट आपको ऐसी लगेगी कि ये मेनली कुचली सी कैसी दवा है, उसको डिजाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो दवा है, प्योर दवा है,
वो वही हमारे शरीर में जाकर उस विभिन्न बीमारी से हमें निजात दिलाएगी। लेकिन उसको अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया, उसका रेपर सुंदर ढंग से नहीं बनाया गया, उसको इस प्रकार की आपको कमी जरूर मिल सकती है। जेनरिक दवाओं में डब्बे में मिलेगी या खुली मिलेगी, उनके ऊपर ज्यादा खर्चा, वो इसलिए कि आम उपभोक्ता तक वो दवाई सस्ते में पहुंच सकी। और ऐसा नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी के टाइम में इसकी शुरुआत हुई हो, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। विभाग ने इस प्रकार से जो जन औषधि केंद्र है वो खोले थे। लेकिन जन औषधि केंद्र 2014 तक की बात करें, नरेंद्र मोदी से आने से पहले तक मात्र देश में 80 जन औषधि केंद्र थे, मात्र 80। इतने बड़े देश में करोड़ों की तादाद, मात्र 80। लेकिन 2014 से लेकर अब तक अगर मैं बात करूं तो 30 सितंबर 2024 तक का आंकड़ा बताऊं, 30 सितंबर 2024 तक का आंकड़ा, देश भर में 13,822 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। 2015-16 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को जन औषधि केंद्र से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया और इसमें जबरदस्त इसमें तेजी दिखाई दी। और धड़ाधड़ बादरा में भी एक जन औषधि केंद्र था, आपने देखा होगा, बीएसएनएल टावर के ठीक सामने, जहां जेनरिक दवाएं मिलती थी। हालांकि आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको लेकर भी आपको पूरी खबर आगे दिखाएंगे। फिलहाल बादरा में जन औषधि केंद्र हमें नहीं लगता कि है, लेकिन हम विधायक संजीव बेनीवाल से भी इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर वो क्यों हटा और क्यों। कोई भी एनजीओ वगैरह दोस्तों, इस ये जो है जन औषधि केंद्र आप लेकर आ सकते हैं, इसकी ब्रांच आप खोल सकते हैं। इसके लिए आपको नियुक्त करना पड़ेगा कोई डी फार्मा या बी फार्मा की, मतलब उसके आधार पर आपको वो जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति मिलेगी। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री द्वारा, सरकारों द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं। क्या ये पर्याप्त है? इतना इतना अंतर, 3 रुपए 80 पैसे की दवा 180 रुपए में मिल रही है, 38 रुपए की दवा 1200 रुपए प्रिंट में मिल रही है, 6 रुपए की दवा 29 रुपए में मिल रही है। और कई कई दवाओं के दाम तो इससे भी बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते, दुगने 3 गुने ज्यादा तक दाम आपको दिखाई देंगे। तो ये एक सिस्टम चल रहा है देश में। और मैं आपको उस स्टिंग की बताऊं तो उस स्टिंग में जो भास्कर ने किया था 6 कंपनियों के दफ्तर पर, मेरूपेनम जो 130 में देने की बात हुई थी, स्टिंग में आप वो देख सकते हैं 130 रुपए में देने की बात हुई थी, उसकी एमआरपी 1067 रुपए है। 130 रुपए में बेचने की बात हुई, लेकिन उसकी एमआरपी 1067 में है। एमआरपी से अगर मेडिकल स्टोर वाला है, आपका जानकार है, आप कहेंगे कुछ तो रियायत करो, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या रियायत करेगा? 10% रियायत कर देगा। वो आपके ऊपर 10% कम करके बहुत बड़ा एहसान कर देगा। लेकिन आप देखिए कितना अंतर है। रेट बढ़ाने की बात अगर करें तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है होते हैं कंपनियों के दोस्तों, उनका स्टिंग किया गया है। सारे के सारे जो 6 दफ्तरों में किए गए थे, और उनका एक दफ्तर में तो बात हुई थी, मेरूपेनम जो दवा है 180 रुपए में कंपनी बेचती है, और 2400 से 4000 तक हम इसके एमआरपी कर देंगे, आप जो चाहो वो कर देंगे। मतलब 180 रुपए की दवा और 2400 से 4000 तक रेट एमआरपी उसके ऊपर लिखकर हम दे देंगे, आप मजे से बेचो, जितनी भी आपको बेचनी है बेचो आप। तो दवा माफियाओं का ये जो जाल है, मक्कड़ जाल है, वो किस कदर आम जन को लूटने का काम कर रहा है। हमारे इस समीक्षा का उद्देश्य मात्र दोस्तों ये था, और हमारा उद्देश्य किसी डॉक्टर को, किसी चिकित्सक को किसी प्रकार की मानसिक टेंशन देने, क्षति पहुंचाने का उद्देश्य कतई नहीं है। डॉक्टर को हम आज भी एक प्रकार से भगवान का रूप मानते हैं। ये इस भारतवर्ष में दोस्तों कहीं ना कहीं चिकित्सक को भी हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना चले जाए, जब हमारा गुरुजन हमें मिलता है तो उनके पांव छूकर हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर्स हमें कहीं भी मिल जाए, हम हाथ जोड़कर उनको, डॉक्टर साहब को नमस्कार, प्रणाम या राम राम बोलते हैं। और इतनी इज्जत हर शख्स के दिलों में डॉक्टर, चिकित्सक के प्रति होती है। क्या ईमानदारी के साथ,
किसी भी चिकित्सक के दिल में आमजन के लिए, गरीब के लिए, या किसी पेशेंट के पास पैसे नहीं है, उसके अभिभावक के पास पैसे नहीं है, इतनी इज्जत, इतनी हमदर्दी क्या उन चिकित्सक के हृदय में है? ये बहुत सोचने वाली बात है। सभी जितने भी चिकित्सक हमारी इन समीक्षाओं को, 7 बजे के बुलेटिन को देखता है, वो कृपया अपने भीतर इन चीजों पर मंथन करे, जरूर करे। और आप कैंप भी लगाते हैं, बहुत से अस्पतालों में हमने देखा है, मेडिकल चेकअप शिविर लगाते हैं, फ्री दवाएं, फ्री चेकअप, फ्री जांच वगैरह भी किया जाता है। और ये आम भाषा में लोग ये समझते हैं इन चीजों के प्रति कि आप अपनी ग्राहकी बढ़ा रहे हैं, आप अपने अस्पताल का, हॉस्पिटल का, क्लिनिक का नाम चमका रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना नाम जो है वो पहुंचा रहे हैं। ऐसे प्रयास के तहत लोग लेते हैं इसको, हालांकि वो उसमें फायदा भी लोगों को बहुत होता है, गरीब लोग उसका लाभ भी लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक तक इसका मैसेज जो है वो भी सुंदर जाता है। लेकिन असल उद्देश्य जो है आप सब समझते हैं, हम भी समझते हैं, इसके पीछे का मूल उद्देश्य कोई भी अपना कीमती समय छोड़कर इन चीजों में भला कब जाता है? कब जाते हुए आपने देखा? डॉक्टर्स अपने इस कीमती समय में अस्पताल के उस ओपीडी के टाइम में क्या कभी इधर उधर जाते हुए आपने देखा है? नहीं। लेकिन ये अच्छी बात भी है, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देखें, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन हमने जो बात की उस बात का अर्थ जो है, जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, वो अर्थ जरूर सभी समझ गए होंगे। इसके लिए हमारे चिकित्सकों को भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे किसी नई समीक्षा के साथ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।